अब तक हमें 2 अलग-अलग टाइम की कहानी दिखाई गई थी, 2023 में यूनगिल और उसकी फैमिली की और 1995 में उसके पेरेंट्स और उनके साथ के लोगों की। तो अब हमें फिर 90s का टाइम दिखाया जाता है। टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे, लेकिन यीचेन का ध्यान तो कहीं और ही था, तो टीचर उसे डाँट कर क्लास से बाहर कर देते हैं। फिर हमें यहाँ पर यीचेन के बारे में बताया जाता है कि वो 18 साल का हो गया है, उसे मौज-मस्ती करना बहुत पसंद है, उसका एक बेस्ट फ्रेंड है माजू। फिर एक दिन उसकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत ट्विस्ट आया, उसे एक कैफ़े में पहली ही नज़र में सेयोंग से प्यार हो गया। और फिर एक दिन वो उसे अपनी फीलिंग्स बता देता है, क्योंकि उसे लगा था कि सेयोंग को भी बैंड पसंद है, इसलिए उसे डेट के लिए पूछता है। कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक परफॉर्मेंस तैयार की है, मैं तुम्हारे लिए अपना एक बैंड बनाने वाला हूँ, तो तुम्हें मेरे कॉन्सर्ट में आना होगा। तो वो मान जाती है, लेकिन बहुत सारी कंडीशन के साथ। पहला कि बैंड एकदम नया होना चाहिए, दूसरा तुम्हें कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए सोलो परफॉर्मेंस के लिए, तीसरा ये कि सॉन्ग मैं खुद चूज करूंगी, जो कि इजी बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर उसे सॉन्ग का टाइटल देकर चली जाती है। वहीं यूना ने भी ये सब देख लिया था, वही जो ना सुन सकती थी ना बोल सकती थी। सेयोंग को पूरा यकीन था कि यीचेन उसकी शर्तों को पूरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी उंगलियां देखकर समझ गई थी कि वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता। उसने बस इसलिए हाँ कहा था कि यीचेन उसे इम्प्रेस करने के लिए बिजी हो जाएगा, तो कुछ टाइम तक उसे परेशान नहीं करेगा, और जब फेल हो जाएगा तो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगा शर्म के मारे। वहीं यीचेन जब अपने दोस्त माजू को ये सब बताता है, तो वो कहता है कि ये कोई मजाक है क्या, तुम रातों रात कोई बैंड खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन यीचेन ने इसकी प्लानिंग भी कर ली थी। उनके स्कूल का ही एक बैंड था, बैकोंग बैंड, जो कुछ खास पॉपुलर नहीं था। सारे मेंबर्स नमूने थे, आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए उसे डिसबैंड कर दिया गया था। और यीचेन ने तो उनसे बात करके उन्हें मना तक लिया था। फिर उसने अपने इस नए बैंड का नाम भी रख लिया था, फर्स्ट लव मेमोरी मैनिपुलेटर्स। अब माजू को वो लोग सही नहीं लगते थे, इसलिए वो मना करता है, पर फिर भी यीचेन उसे मना ही लेता है। और फिर दोनों पहुंच जाते हैं उन लोगों से मिलने के लिए। यीचेन ने उन लड़कों से प्रॉमिस किया था कि वो उनकी डेट फिक्स करेगा, बस इसीलिए वो माने थे। तो अब वो यीचेन को गिटार बजाने को देते हैं। वो थोड़ा सा बजाकर रुक जाता है, कहता है कि मुझे इतना ही आता है, क्योंकि मैं एक वोकलिस्ट हूँ, इंस्ट्रूमेंट बजाना तो तुम्हारा काम है। तो वो गुस्सा करते हैं कि क्या हम तुम्हारे बैकअप बैंड हैं, गाना गाना तो कहीं और जाके गाओ। उनके पास एक अच्छे गिटारिस्ट की कमी थी, इसलिए वो जाने लगते हैं। तो यीचेन उन्हें रोकता है, कहता है कि मैं ढूंढ के लाऊंगा। वो कहते हैं कि पागल है क्या, इतना टाइम नहीं है कि अब हम पहले किसी को ढूंढें फिर उसके साथ प्रैक्टिस करें, हमें डोंगजिन के जैसा कोई गिटारिस्ट चाहिए। यीचेन को पता नहीं था कि डोंगजिन कौन है, लेकिन फिर भी कह देता है कि मैं उसे ही लेकर आऊंगा। फिर अपने घर जाकर एक लड़के बालसन से मिलता है, उसकी खातिरदारी करता है। वो कहता है कि हाँ, मैं डोंगजिन को जानता हूँ, वो मेरा ही स्टूडेंट था, मैंने ही तो उसे सिखाया था कि गिटार कैसे बजाते हैं। तो यीचेन उस पर भरोसा भी कर लेता है, उसे डोंगजिन को कॉल करके यहाँ बुलाने के लिए कहता है और अपनी सारी कंडीशन बता देता है। बालसन मान जाता है, कहता है हाँ डोंगजिन तो बिजी होगा, तो मैं उसके भाई को कॉल करता हूँ, और किसी रॉन्ग नंबर पर कॉल कर देता है। झूठ झूठ कहने लगता है कि क्या वो गायब हो गया है, अच्छा किसी सॉन्ग पर काम कर रहा है इसलिए किसी से मिल नहीं रहा है। फोन वाली लड़की तो उसे भर भर के गाली देने लगती है कि तू पागल है क्या, प्रैंक कॉल क्यों कर रहा है, तो वो भी फोन काट देता है। और जब यीचेन और माजू उससे डोंगजिन का नंबर मांगते हैं, तो वो कुछ बहाना बनाकर वहां से निकल लेता है। अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए ये खुद ही डोंगजिन से कांटेक्ट करने की सोचते हैं। एक ऑनलाइन फोरम खोलते हैं जिसमें टैलेंटेड म्यूजिशियन रहते थे, और बैंड से जुड़ी कई पोस्ट उसमें डाली रहती थी। तो उन्हें लग रहा था कि शायद डोंगजिन उन्हें यहाँ मिल जाए, इसलिए यीचेन एक पोस्ट डालता है कि मेरा नाम यीचेन है, मैं हाई स्कूल बैंड से हूँ, अगर तुम हमारे बैंड को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें 3 टाइम का खाना और रहने के लिए साफ सुथरा एकदम बढ़िया रूम फ्री में मिलेगा। एक महीने में हमारा स्कूल फेस्टिवल है, तो हम तुम्हें गेस्ट मेंबर के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं। फिर हम डोंगजिन को देखते हैं, वो यही फॉरम चेक कर रहा था और उनकी पोस्ट भी देख लेता है। रात में जब यीचेन सो रहा था, तो माजू उसे कॉल करके कहता है कि डोंगजिन ने रिप्लाई किया और उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि वो यहीं आ रहा था और उसे घर की तलाश भी थी। अब अगले दिन वो उनसे मिलने के लिए पहुंच भी जाता है। इधर ये दोनों भी उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है। अचानक से डोंगजिन का पेट खराब हो जाता है, तो वॉशरूम ढूंढने के लिए भागने लगता है, और तभी यूनगिल से टकरा जाता है। उसके हाथ से वो पेपर गिरता है और तब उसमें वो देख लेता है कि ये साल 1995 है। उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसी टाइम यीचेन और माजू वहाँ आ जाते हैं और उसे डोंगजिन कह के बुलाते हैं। तो यूनगिल उन्हें देखने लगता है, उन्होंने डोंगजिन को यहीं पर मिलने के लिए बुलाया था, तो वो यूनगिल को डोंगजिन समझ लेते हैं। तब माजू की ड्रेस पर उसका नाम ओम माजू देखकर वो सोचने लगता है कि क्या ये वही माजू है, यानी कि मिस्टर एमजे, और डोंगजिन वो जिसका वो फैन है, म्यूजिक के गॉडफादर। फिर यीचेन से पूछता है कि तुम कौन हो, तो जब उसका नाम हाँ ये चैन देखता है तो चौंक ही जाता है, उसे डैड कहने लगता है। उसका फेस पकड़कर कहता है कि तुम सच में मेरे डैड हो, तुम्हारा बर्थ ईयर 1978 है और तुम अपनी दादी के साथ बड़े हुए हो, उनका एक गेस्ट हाउस है। दादी का नाम बताता है, फिर गेस्ट हाउस का नाम बताता है। तो वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। क्विनविल को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसके डैड सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। कहता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे लगा था आप बचपन से ही ऐसे हो, और आपका एक बैंड भी है। फिर अपनी मॉम के बारे में पूछने लगता है। यीचेन और माजू से पागल समझ रहे थे, तो यीचेन कहता है कि वो देखो पीछे यूएफओ, और उसे धक्का देकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन वो उन्हें पकड़ लेता है और झूठ कहता है कि मैं डोंगजिन हूँ।
उसकी हरकतें देखकर उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए पहले कंफर्म करते हैं कि तुम सच में डोंगजिन हो भी या नहीं। उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि उसका बर्थ डेट, स्कूल का नाम, उसे क्या बजाना आता है, पहली बार उसने कब स्टार्ट किया था, और भी बहुत सारे सवाल। तो वो सबका एकदम सही से जवाब दे देता है, क्योंकि वो डोंगजिन का फैन था। उसके कई इंटरव्यूज, उसकी कई मैगजीन उसने पढ़ी थी। इन सब से तो उन्हें यकीन हो गया था कि ये डोंगजिन ही है। लेकिन ये चैन उससे पूछता है कि तुमने मुझे डैड क्यों कहा। इस पर वो कहता है कि तुम मेरे लिए म्यूजिक के फादर जैसे दिखते हो, पर तुम मेरी सोच से कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हो। बस अपनी तारीफ सुनकर वो उसे पास कर देता है और अपने बैंड में शामिल कर लेता है। रास्ते में जाते हुए यूनगिल बस ये चैन को घूरे ही जा रहा था। यही समझने की कोशिश कर रहा था कि पहले मैं अपने डैड से बहस कर रहा था और फिर अब यहाँ आ गया। मेरे डैड मेरे ही एज के हैं, वो बोल सकते हैं, एक बैंड के मेंबर हैं। उसे तो ये सब एक सपना लग रहा था। तब ये चैन से कहता है कि अब हम साथ में काम करेंगे तो हमें एक दूसरे से कैजुअली बात करनी चाहिए। हम भाई जैसे हैं, तुम्हें हमारा नाम लेकर बात करनी चाहिए। चलो मेरा नाम लो। अब वो कैसे बोले, क्योंकि वो तो उसके डैड है, पर उनके फोर्स करने पर वो बोल ही देता है। इसके बाद ये चैन और माजू डोंगजिन को अपने बैंड मेंबर से मिलवाने ले आते हैं, लेकिन यहाँ उसका भावना फूट जाता है, क्योंकि वो डोंगजिन को पहचानते थे। कहते हैं कि ये लड़का कौन है। ये चैन कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं डोंगजिन को लेकर आऊंगा, तो ये वही है। तो एक मेंबर कहता है कि मैंने उसे एक फेस्टिवल में देखा था और कल से मैं उससे मिलने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम हमें इस तरह बेवकूफ बनाओगे। युनगिल तो अपना मुंह छुपाने लगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि अब मेरी खैर नहीं है, और वो भी उनके साथ धोखा करने के लिए उन तीनों की खूब पिटाई करते हैं। फिर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तो और सेग्यूम के लिए भी कहकर जाते हैं कि हमें पता है कि तो उसकी वजह से ही सब कर रहा था। उनका बैंड तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तब ये चैन युनगिल से कहता है कि मतलब तुम डोंगजिन नहीं हो। तो वो कहता है हाँ तो, और तुम एक लड़की की वजह से बैंड ज्वाइन करना चाहते हो। दोनों एक दूसरे को धमकाने लगते हैं। ये चैन कहता है कि तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की। तो वो कहता है कि ये सेग्यूम कौन है और डैड आपकी हिम्मत कैसे हुई, 18 साल की उम्र में आप मॉम को चीट कर रहे हो, आपको तो यूना के साथ होना चाहिए था। ये सुनकर तो वो और चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे डैड क्यों बोल रहे हो, और ये यूना है कौन। फिर हमें यूना को दिखाया जाता है, वो क्लासरूम में अकेले बैठी थी कि तभी सेग्यूम उसके पास आती है, टी शर्ट वापस देकर उसे थैंक्स करती है, उससे बात करने की कोशिश करती है। वो जो पेंटिंग देख रही थी कहती है कि इस पेंटर की पेंटिंग्स तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन यूना उसे देखकर कुछ भी नहीं बोलती। अब सेग्यूम को पता नहीं था कि वो सुन नहीं सकती, इसलिए उसे बोले ही जा रही थी। कहती है कि तुम हमेशा ईयरफोन लगा कर रखती हो ना, तो तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। तब यूना उसके कान में ईयरफोन लगाकर उसे बताने की कोशिश करती है कि इससे वो वाइब्रेशन फील कर सकती है। सेग्यूम समझ जाती है कि वो सुन नहीं सकती, इसलिए दोनों लिखकर बातें करते हैं। सेग्यूम उससे पूछती है कि तुम्हें बैंड पसंद है। वो कहती है हाँ। तो यूना उससे पेंटिंग के जरिए गीचन के बारे में पूछती है कि क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है। वो कहती है तुमने हमें देख लिया था, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग जरूर है। वो बातें कर ही रहे थे कि एक लड़की आकर बताती है कि टीचर यूना को बुला रहे हैं। असल में यूना एक बहुत अच्छी पेंटर थी, तो एक दूसरी लड़की ने उसकी पेंटिंग की कॉपी की थी, और ऊपर से ये पेंटिंग उस लड़की ने एक कंपटीशन के लिए बनाई थी। इसलिए टीचर उसे डांटते हैं और कंपटीशन से बाहर ही कर देते हैं। इससे तो उस लड़की को यूना पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है तो मेरे रास्ते में क्यों आ रही है। जरूर इसी ने चेयरवुमन से शिकायत की होगी। स्कूल की चेयरवुमन असल में यूना की सौतेली माँ थी, इसलिए वो यूना के लिए बहुत बुरा बुरा कहने लगते हैं कि इसकी सोर्स है, इसलिए इस जैसे को यहाँ पर इस नॉर्मल स्कूल में एडमिशन मिला। यूना को भी ये फील हो जाता है कि उसकी बुराई हो रही है, तो वो अपनी पेंटिंग खराब कर देती है, और तो और उस लड़की की पेंटिंग भी खराब कर देती है। इससे दोनों में लड़ाई जाती है। वहीं यूनगिल को दिखाया जाता है, वो ये सोच रहा था कि मॉम ही डैड का पहला प्यार थे, पर इस दूसरी लड़की के लिए उन्होंने बैंड ज्वाइन किया। इस बात का उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सोचता है कि अगर ये सब सच है तो मुझे प्रेजेंट में वापस जाना होगा। इसके लिए वो उसी ला विदा शॉप में जाता है, लेकिन अब वहाँ पर एक बुक शॉप थी। अंदर जाकर ओनर से पूछने पर पता चलता है कि यहाँ पर इस तरह की शॉप का नाम उन्होंने कभी सुना ही नहीं। वो ये बुक शॉप 10 सालों से चला रहा है। तब दरवाजे को देखकर उसे ये लगता है कि कहीं ये दरवाजा ही दूसरी दुनिया में जाने का जरिया तो नहीं है, इससे ही हम पास्ट और प्रेजेंट में ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर मैं इससे बाहर निकलूं तो शायद 2023 में वापस पहुंच जाऊं। ये सोच के वो दरवाजा खोलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो अभी भी 1995 में ही था। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या मैं हमेशा के लिए यहीं फंसा रहूंगा। कि तभी उसे वो ट्रांजेक्शन स्लिप याद आता है कि उस ला विदा शॉप के ओनर ने इसे संभाल के रखने को कहा था। वो चेक करता है तो अभी भी वो उसके पास ही थी। उसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ था, तो वो फटाफट से एक फ़ोन बूथ पर जाकर उस नंबर पर कॉल लगाता है, लेकिन वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता था। इससे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। इतने सब के बाद उसे भूख लगने लग गई थी और उसके पास वो गिटार वाले पैसे भी थे। फिर जब खाने के स्टॉल पर जाता है तो देखता है कि जो नोट उसके पास है वो इस टाइम तक छपे नहीं थे, यानी कि अब वो चैन से कुछ खा भी नहीं सकता। वहीं ईचर को दिखाया जाता है, वो यूनगिल को भर भर के गाली दे रहा था। कहता है कि अगर वो मेरे सामने आ गया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। घर आता है तो दादी पूछती है कि अकेले क्यों आए, तुम्हारा गेस्ट कहाँ है। अब उसने डोंगजिन को यहाँ फ्री में रहने और खाने के लिए कहा था, तो दादी से झूठ बोला था कि मेरे साथ एक लड़का यहाँ रहेगा, बदले में वो फ्री में ट्यूशन देगा। तो वो उसी के बारे में पूछ रही थी। अब डोंगजिन तो था नहीं, तो ये चैन कहता है कि मैं उसे लेकर नहीं आया, मुझे वो सही नहीं लगा था। दादी से डांटने लगती है कि तुम ही पढ़ाई नहीं करना चाहते हो और मुझे बताया क्यों नहीं, मैंने उसके वेलकम के लिए अच्छा खाना बनाया था। वो बेचारा इतने दूर से आया, कम से कम खाना खिलाकर तो भेज देते।
तब यीचेन को ध्यान आता है कि बस में आते हुए भी उसने कहा था कि मेरा वॉलेट कहीं खो गया है, तो यीचेन ने उसको किराया दिया था, मतलब उसके पास खाने तक के पैसे भी नहीं होंगे। उसे उसकी चिंता भी हो रही थी पर गुस्सा भी आ रहा था। वहाँ यूनगिल के पास जो भी चिल्लर थे उन्हें इकट्ठा करके इतने पैसे तो हो ही गए थे कि फिलहाल कुछ खाकर पेट भर ले। इन सबसे उसे अपनी मॉम की याद आने लगती है, तो उसे ध्यान आता है कि अब तक उसने अपनी मॉम को यहाँ देखा ही नहीं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उसकी मॉम के स्कूल की कोई भी चीजें उनके पास नहीं थी, न ही ईयर बुक थी जिससे उसे उनके बारे में पता चले। उनके पेरेंट्स भी नहीं थे, वो अनाथ की तरह बड़ी हुई। और कुछ ऐसे सीक्रेट थे जिसके लिए उन्होंने कहा था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तब बताएंगी, लेकिन अब तो वो बड़ा हो गया था पर अभी भी उसे कुछ पता नहीं था। उसे लगता था कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानता है, पर अब समझ आ रहा था कि वो तो कुछ भी नहीं जानता और ना ही उसने कभी जानने की कोशिश की। अब रात काटने के लिए वो दूसरे बेघर लोगों के साथ एक टनल में जाता है। तब एक आदमी उसे ठंड से बचने के लिए न्यूज़पेपर देता है कि इससे खुद को कवर कर लो। जब वो सोने की कोशिश करता है तब उससे अपने बचपन का टाइम याद आता है जब वो साथ में खेला करते थे। वो यही सब सोच रहा था कि अचानक उसे फोन की घंटी सुनाई देती है, जो कि बस उसे ही सुनाई दे रही थी। आवाज सुनकर जब वो बाहर जाता है तो आसमान में वैसा ही चांद और सामने फोन बूथ था। वो फटाफट से फोन उठाता है। दूसरी तरफ वही लाविदा का मास्टर था। वो कहता है कि तुम अपनी ट्रिप एंजॉय कर रहे हो ना, लेकिन यूनगिल उस पर चिल्लाता है कि तुम हो कौन, तुमने मेरे साथ ये क्या किया, मुझे यहाँ क्यों भेजा, अब मैं वापस कैसे जाऊँ। तो वो कहता है कि यहाँ आने का रीजन और वापस जाने का पता तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, और उसे ट्रिप में मजे करने का बोलकर फोन ही काट देता है। कि तभी उसकी आंख खुलती है। वो एक सपना देख रहा था, पर वो अच्छे से जानता था कि वो कोई सपना नहीं था। वो ये सोच सोचकर पागल हो रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर अगले दिन स्कूल में दिखाया जाता है। माजू यीचेन को बताता है कि डोंगची ने फोरम में एक पोस्ट डाली है और उसमें हम दोनों को ठग कहा है, लिखा है कि हमसे कोई भी कांटेक्ट ना करे। यीचेन कहता है कि वो तो बस गलतफहमी थी, हम उससे मिलकर उससे माफी मांगेंगे और उसे समझाएंगे, उसे फिर से ज्वाइन करने को बोलेंगे। वो बताता है कि नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि किसी और बैंड ने उसे उसी दिन अप्रोच कर लिया है, सब कुछ खत्म हो गया है। तो वो उसे सब कुछ छोड़ने के लिए कहता है और अब तो उनकी बातें फैल भी गई होंगी, सेकियों को भी पता चल गया होगा, तो ये सब करना बेकार है। यीचेन कहता है कि मैं सेकियों को सब कुछ बता दूंगा और उससे एक हफ्ते का टाइम मांगूंगा एक नए मेंबर को ढूंढने के लिए। फिर सेगिंग से मिलने के लिए जाने लगता है कि यूनगिल भी वहां पहुंच जाता है। पहले तो यीचेन से कल के लिए सॉरी बोलता है, फिर कहता है कि मैं डोंगजिन के बदले तुम्हारे बैंड को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं भी अच्छा खासा गिटार बजा सकता हूँ। तो वो उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई, इसलिए मुझे आगे से दिखना मत, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर जाने लगता है, लेकिन यूनगिल उसके पीछे पीछे चलने लगता है। यीचेन उसे वार्न भी करता है पर वो कहता है कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और यीचेन उसकी सुनता नहीं और वहां से भाग जाता है। वहीं सेगियोंग तक भी खबर पहुंच गई थी। उसकी फ्रेंड बताती है कि उस दिन जिस लड़के ने तुमसे शर्त लगाई थी वो बैंड शुरू करने से पहले ही फेल हो गया। कि तभी उसकी फ्रेंड उसकी पॉकेट में कॉन्सर्ट की टिकट देखती है और वो बैंड उसे बहुत पसंद था, तो उससे वो टिकट अपने लिए मांगती है। लेकिन सेगियोंग ने ये टिकट उसके लिए नहीं बल्कि यूना के लिए लिया था। उसके पास जाती तो क्लास में नहीं थी, तो उसके डेस्क पर एक नोट के साथ उसे रखकर चली आती है। जबकि अभी वो अपने लॉकर के पास आई थी तो देखती है कि किसी ने उसकी पेंटिंग्स और वो टी शर्ट भी खराब कर दी थी। तभी कोई उसका सिर पीछे से पकड़ लेता है। वहीं यीचेन भागते हुए सेगियोंग के स्कूल तक आ गया था। उसे वहाँ एक दोस्त मिलता है तो उससे उसका कोट ले लेता है क्योंकि वहाँ पर यूनिफॉर्म कोड था, पर कोड की वजह से वो अंदर चला जाता है। यूनगिल भी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गया था, लेकिन गेट कीपर उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसके पास यूनिफॉर्म नहीं थी। वहीं यीचेन चलते चलते ग्राउंड में पहुंच जाता है। तब एक लड़का उसे पहचान जाता है कि ये तो बेकोंग हाई स्कूल का यीचेन है। तो पीटी टीचर उसका नाम सुनकर उसके पीछे पड़ जाता है। तब यीचेन उससे बचने के लिए स्टोरेज रूम में छुप जाता है। वहाँ यूना को देखकर वो डर जाता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। फिर खुद ही उसका मुंह बंद करता है, उसे चुप रहने को बोलता है। मतलब चिल्ला वो खुद रहा था और चुप होने के लिए उसे बोल रहा था। वही यूनगिल यीचेन के बाहर आने का वेट कर रहा था कि तभी वो सेगियोंग को आता हुआ देखता है। तो एकदम से चौंक ही जाता है, कहता है कि आंटी आप यहाँ, मुझे लगा नहीं था कि आप मुझे यहाँ मिलोगे। वो खुद सरप्राइज होती है कि तुमने मुझे आंटी कहा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आगे की कहानी जानने के लिए हम जल्दी मिलते हैं।